वेलकम टू डिकोडिंग सीएसएस एंड पीएमएस। मेरा नाम इरम है और आज हम बात करेंगे लेबनान में बढ़ती हुई कशीदगी के बारे में। नसरुल्लाह हसन नसरुल्लाह कौन थे, उनकी डेथ क्यों हुई और पेजर्स अटैक क्या था, इजराइल के क्या अजाइम हैं इस सूरत हाल को लेकर, दुनिया इस कशीदगी पर किस तरह से रिएक्ट कर रही है और इसकी वजह से पूरे रीजन पे क्या असरात होंगे। ये सब चीजें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं आज की न्यूज के साथ। 27 सितंबर को हिजबुल्लाह की ऑर्गेनाइजेशन के सरबराह हसन नसरुल्लाह को इसराइल ने निशाना बनाया, उनके बंकर में, और उनकी डेथ हो गई। इस न्यूज को कंफर्म किया है हिजबुल्लाह ने 28 सितंबर को, यानी आज जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। Hezbollah confirmed the Nasrallah death as Israel say it hit the group leader at their headquarters in South Beirut. अली करकी जो हिजबुल्लाह के कमांडर थे साउदर्न फ्रंट के, वो भी इसमें उनकी डेथ हो गई है। ठीक है, और ये लेबनान की हेल्थ मिनिस्ट्री ने कंफर्म किया है। ये रीसेंट डेवलपमेंट अभी थोड़ी देर पहले डेवलप हुई हैं जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड करने वाले थे। इससे पहले हमने जो पूरा इंसिडेंस हुआ उसके ऊपर मुकम्मल इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके आपके लिए वीडियो बना रखी थी। तो आए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि किस तरह से ये कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ और इसके क्या इम्प्लीकेशन हो सकते हैं। सबसे पहले हिजबुल्लाह क्या है। हिजबुल्लाह क्या है? हिजबुल्लाह एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ईरान बैक्ड है, लेबनान में बेस करती है। 1982 में ये ऑर्गेनाइजेशन बनती है और इसका मकसद क्या है? इसराइल के सामने रेजिस्टेंस। ठीक है, पॉलिटिकल रोल तो कि ये इसराइल को रेजिस्ट करती है, फलस्तीन मूवमेंट को भी सपोर्ट करती है, सीरिया के अंदर भी सिविल वॉर में इसका रोल रहा है। ठीक है, लेकिन ये ऑर्गेनाइजेशन सिंपल इन मकासद पे काम नहीं करती। ये लेबनान के अंदर, लेबनान की पॉलिटिक्स के अंदर डीपली इनग्रेन्ड है। इसका एक पॉलिटिकल रोल है। मैं इस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर पार्लियामेंट में जाकर बैठते हैं और वहां की मिनिस्ट्रीज भी संभालते हैं। हिजबुल्लाह का एक पॉलिटिकल पार्टी भी है लेबनान के अंदर, और ये कंट्री के पॉलिटिकल प्रोसेस के अंदर बाकायदा हिस्सा लेती है। इसने सोशल सर्विसेज भी प्रोवाइड की हैं जिसकी वजह से इसको वहाँ की जो पॉपुलेशन है उसकी बैकिंग भी हासिल है। लेकिन एक बात याद रखें कि ये शिया डोमिनेंट ऑर्गेनाइजेशन है और इसको इसीलिए ईरान सपोर्ट करता है अपनी प्रॉक्सीज के लिए मिडल ईस्ट के अंदर। पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के साथ साथ इस ऑर्गेनाइजेशन का रीजनल इन्फ्लुएंस भी है। ये रीजनल कॉन्फ्लिक्ट में अपना पार्ट प्ले करती रही है, चाहे वो फिर सीरिया की सिविल वॉर हो, ठीक है, या इसराइल के खिलाफ रेजिस्टेंस हो अलोंग दी नॉर्दर्न बॉर्डर ऑफ इसराइल और द साउदर्न पार्ट ऑफ द लेबनान। ठीक है, लितानी रिवर के इर्द गिर्द इसने अपने बेसिस बना रखी हैं। इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में अगर देखा जाए तो आलमी बरादरी में से कुछ ममालिक ऐसे हैं, इवन जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का आलमी इदारा है वो इसको एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन लेबल करता है। हिजबुल्लाह की बात करें और हिजबुल्लाह की लीडरशिप की बात ना करें तो ऐसा नहीं हो सकता। हिजबुल्लाह की लीडरशिप में आपने, जैसे हमने अभी आपको न्यूज दी कि 27 सितंबर को जो अटैक किया इसराइल ने, उसमें हसन नसरुल्लाह की डेथ हो गई है और इस डेथ को लेबनान ने और हिजबुल्लाह ने कंफर्म कर दिया है। ये इस ऑर्गेनाइजेशन को लीड कर रहे थे एज अ सेक्रेटरी जनरल फ्रॉम मोर देन 32 ईयर। ठीक है, he has a charismatic personality and he has many allies in the Middle Eastern region. उसके अलावा जो लोग इस कॉन्फ्लिक्ट में जो शुरू हुआ 17 सितंबर से जो मारे गए, उनमें एक नाम इब्राहिम अकील और मोहम्मद हुसैन सरूर का है। ये सीनियर कमांडर थे लेबनान हिजबुल्लाह की ऑर्गेनाइजेशन के। अब हम देखते हैं कि जो रीसेंट अटैक्स हैं वो कहाँ से शुरू हुए और इनकी कैजुअलिटीज क्या थी। Report indicates recent attacks killed approximately 140 Hezbollah members.
हिजबुल्लाह के 140 से जायद लोग मारे जा चुके हैं, जिसमें इनके कंप्लीट जो एलीट लीडरशिप थी उसकी डेथ हो चुकी है, जिसमें इब्राहिम अकील, मोहम्मद हुसैन सरूर और इनके सेक्रेटरी जनरल हसन नसरुल्लाह, उनकी साहबजादी जैनब नसरुल्लाह, ये सब इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर उनकी डेथ हो चुकी है। 23 सितंबर को जो अटैक हुआ उसमें मोर देन 7, इस अटैक तक की इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग over 700 people were killed and including 50 children with at least 1835 injured. The attack led to the significant displacement of around 31,000 people fleeing to the Syria and 100,000 of the Lebanese civilian affected. ये कहानी शुरू हुई कहाँ से? पेजर अटैक से। पेजर क्या है, पेजर अटैक किस तरह से हुए, इसके बारे में हम आपको बताते हैं। पेजर एक डिवाइस है जो कि कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल की जाती है। ये इस किस्म की डिवाइस है जिस तरह से वॉकी टॉकी होते हैं। ट्रांसमिशन और कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ये एक जमाने कदीम की एक डिवाइस है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हिजबुल्लाह की लीडरशिप, जिसको ईरान की भी बैकिंग है और जो एक मजबूत जिसका स्ट्रक्चर है, क्या वो जदीद डिवाइसेस अफोर्ड नहीं कर सकते थे? तो रीजन ये नहीं है, रीजन ये है कि दे वर बीइंग कॉशियस कि उनकी इंफॉर्मेशन टेप ना हो, उनका जो कॉल्स हैं वो टेप ना हो, जो क्रिटिकल उनकी इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग द मूवमेंट, रिगार्डिंग देयर लीडरशिप, वो सारी चीजें जो है वो कहीं से टेप ना हो सकें। जिस तरह से जी आप देखते हैं हिजबुल्लाह के सुप्रीम लीडर हसन नसरुल्लाह का स्टेटमेंट था कि मोबाइल जो हैं, दे आर नॉट एन ऑर्डिनरी एजेंट, दे आर डेडली एजेंट केपेबल ऑफ गिविंग डिटेल्ड एंड प्रिसाइज इंफॉर्मेशन। कि अगर ये आपको इंफॉर्मेशन दे सकते हैं तो ये आपकी इंफॉर्मेशन भी लोगों को पहुंचा सकते हैं। जो इस चीज से बचने के लिए देवर यूजिंग दीज डिवाइसेस सिंस 32 years, बट अनफॉर्चुनेटली द रीसेंट अटैक इन द रीसेंट अटैक these devices were exploded। हुआ क्या, 17 सितंबर को जिन लोगों के पास ये डिवाइसेस थी, अचानक से ये सारी डिवाइसेस एक्सप्लोड होना शुरू हुई। इसमें 42 पीपल वर डाइड लीविंग 3500 इंजर्ड, और जिनकी इंजरीज हुई वो यूजुअली आपकी फेस की, आई की, इस किस्म की इंजरीज जो हैं वो रिपोर्ट हुई। अब ये डिवाइसेस एक्सप्लोड कैसे हुई? इनिशियली और इवन ताहाल इसराइल ने इसकी एक्सप्लिसिटली जिम्मेदारी कबूल नहीं की, लेकिन नाउ इट इज एन ओपन फैक्ट कि इसराइल ही इसके पीछे था। और क्योंकि ये चीज सामने आ गई तो फिर इसराइल ने बाकायदा दूसरे हमले भी शुरू कर दिए रॉकेट्स एंड मिसाइल से। 17 सितंबर को जब ये डिवाइसेस एक्सप्लोड हुई तो उसके ऊपर बहुत सारी कंस्पिरेसी थ्योरी बनना शुरू हो गई कि ये डिवाइसेस कैसे एक्सप्लोड हुई। कुछ लोगों का ख्याल था कि लिथियम बैटरी जो इसके अंदर इस्तेमाल हुई हैं वो ओवर हीट होने की वजह से ये डिवाइसेस को इन्होंने एक्सप्लोड कर दिया, लेकिन इन डिवाइसेस का एक साथ एक्सप्लोड होना इस चीज को नलीफाई करता है कि ओवर हीटिंग की वजह से ये काम नहीं हुआ। और बाद में ये चीज कंफर्म हो गई कि एक मटेरियल जिसको हम पेंटा इथाइल टेट्रानाइट्रेट कहते हैं, ये एक एक्सप्लोसिव मटेरियल होता है। ये एक्सप्लोसिव मटेरियल ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग और द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ देयर डिवाइस दीज डिवाइसेस, इट वाज इंस्टॉल्ड इन दीज डिवाइसेस, और इसके पीछे इसराइल का हाथ। सो इट मीन्स देयर वाज द सप्लाई चेन सैबोटेज। इसराइल ने अटैक क्यों किया? What was the reason behind this attack? Israel is engaged in the war in Gaza. Now it has opened another front. Why? Thing is, as you are seeing, this is the Israel. This is the Gajar district. That is the disputed territory between the Israel and the Lebanon. This Gajar district is a disputed territory, and along this border, there is ongoing conflict between the two countries. पिछले साल अक्टूबर में जब गाजा वॉर स्टार्ट हुई तो यहाँ पर लेबनान से
हिजबुल्लाह ने इसराइल पे अटैक किए और उनको इस डिस्ट्रिक्ट को खाली करने पे मजबूर कर दिया. So what they are saying that our war goal is the safe return of 60,000 Israelis forced to abandon their home in the northern Israel by the Hezbollah. Actually, they are talking about this disputed region. They were not inside the Israeli territory, they were inside this disputed region, जहां पर हमास ने जो है वो जब अपनी हिजबुल्लाह ने जब अपनी आर्मी बिल्डअप की और पेशकदमी की तो इन लोगों को ये इलाके खाली करने पे मजबूर कर दिया. तो ये इसराइल का नॉर्थ बनता है. तो ये जो नॉर्दर्न साइड है इसराइल की, इसको डिफेंड ना कर सकने पर इसराइल की जो गवर्नमेंट है उसको भी अब ऑपोजिशन की तरफ से बहुत शदीद तनकीद का सामना है. Israel political party have accused the government that it has abandoned the people in the north time and again since October escalation. Hence, there was the domestic pressure as well to secure the northern border. तो ये एक मूव था नेतन्याहू का अपनी पावर को और ज्यादा कंसोलिडेट करने के लिए, क्योंकि उसकी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसको एक शदीद क्रिटिसिज्म का सामना था सिंस अक्टूबर 2023 के जो नॉर्दर्न पार्ट है इसराइल का, यहाँ पर ये अपने कंट्री को डिफेंड करने में नाकाम हो रहे हैं और हिजबुल्लाह की जो पेशकदमी है वो बढ़ती जा रही है. अब इन अटैक्स के बाद दुनिया का क्या रिस्पॉन्स आया, आलमी दुनिया ने इस बारबरियत के खिलाफ किस तरह से रद्द अमल दिया? तो अफसोस की बात यह है कि ये जो पेजर्स अटैक हैं ये उस दिन पेश आए जिस दिन अमेरिका का एक वफ्द इजराइल गया हुआ था गाजा में सीज फायर के लिए उनको राजी करने. And right at that moment, they have started attacking the Hezbollah in the Lebanon. Either it is the diplomatic failure of the Biden administration, or we can say that Israel is attacking, Israel is behaving otherwise. Immediate response क्या था? Immediate response में जो बू हबीब लेबनीज प्राइम मिनिस्टर हैं, they said peace is incumbent and there can be the no long lasting peace without the two state solution. जब तक इसराइल फलस्तीन के बॉर्डर एस्टेब्लिश नहीं हो जाते और इसको तस्लीम नहीं कर लेती दुनिया, तब तक अमन नहीं हो सकता. That was the stance of the Abu Habib, the Lebanese prime minister. US and the France immediately gave a proposal of 21-day ceasefire, the complete ceasefire along the Lebanon-Israel border. And what they said, we call for the immediate 20-day ceasefire across the Lebanon-Israel border to provide a space for the diplomacy, a joint statement. We call on all parties, including the government of Israel and the Lebanon, to endorse the temporary ceasefire. But this response was after the first few attacks done by the Israel on the Lebanon. और उसके बाद हम देख रहे हैं कि उन्होंने हसन नसरुल्लाह को भी निशाना बनाकर मार दिया है. अब क्या रिस्पॉन्स होगा वर्ल्ड का, ये एस्केलेशन किस तरफ जाती है, ये हम आगे इम्प्लीकेशंस के अंदर देखते हैं. फ्रेंच प्राइम मिनिस्टर इमैनुअल मैक्रोन ने भी यही कहा कि नेतन्याहू जो सीज फायर को मना कर रहे हैं ये उनकी एक बहुत भयानक गलती हो सकती है. इसी तरह से जी अगर हम देखें तो योग ग्लांट ये इजरायली गवर्नमेंट से नुमाइंदे हैं, ये कहते हैं we are continuing our sequence of operation eliminating Hezbollah terrorists, dismantling Hezbollah offensive infrastructure and destroying rockets and missiles. We have additional mission to complete in order to ensure the safe return of the Israel's northern communities. Okay, and what they were trying to say that we will not stop until we achieve our mission to secure our northern border. तो जो अब रिसेंट अटैक हुआ है जिसमें हसन नसरुल्लाह और उनकी साहबजादी की डेथ हो गई है, उसके बाद जो स्टेटमेंट सामने आई हैं उनके बारे में देखते हैं. इसराइल का स्टेटमेंट क्या आया है? इसराइल का आर्मी चीफ हैजी हलेवी कहता है कि मैसेज सिंपल है, जो कोई भी इसराइल को
थ्रेटन करने की कोशिश करेगा उसके साथ हम यही सलूक करेंगे। ईरान की तरफ से भी स्टेटमेंट आया है, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड लेबनान विल मेक द इन्वेडिंग विकेड एंड द डिस्क्रेडिटेड एनिमी रिग्रेट देयर एक्शन। ठीक है। इसके अलावा जी अली खामनाई साहब की जो रिहाइशगाह है उस पर मजीद सिक्योरिटी तैनात कर दी गई है। और उन्होंने ये भी कहा है कि जो लोग ये समझ रहे हैं कि हसन नसरुल्लाह की डेथ से हिजबुल्लाह की ऑर्गेनाइजेशन कमजोर हो जाएगी, तो उनकी बहुत बड़ी गलती है। ये एक बहुत मुनज्जम तंजीम है, ये एक बहुत मुनज्जम ऑर्गेनाइजेशन है जिसको इस तरह से खत्म नहीं किया जा सकता। मिडल ईस्ट इंस्टीट्यूट थिंक टैंक के नुमाइंदे अलगेंडी कहते हैं कि it is the result of the unconditional support of the US for Israel. How, coupled with the Washington's failure to secure a ceasefire in Gaza, has emboldened the country to declare all-out war in Lebanon and push the region to the edge on of abyss. It is the disastrous failure of policy. No doubt, it is the disastrous failure of the diplomacy, and it is the disastrous failure of the UN to mediate an immediate ceasefire right after the escalation has started. अगर हम इस escalation की implication की बात करें तो there are a larger implication of this issue, but we will start it from the humanitarian crisis that it has created. As per UN, this conflict has displaced around 211,000 people. 20 primary healthcare centers have been shut down, and as we have already studied that 50 children have been killed that are reported until we are recording this video, including more than 700 plus casualties. Innocent people are being killed. Their houses are being burned. There is a collateral damage to the infrastructure. And obviously, refugees are being created. ह्यूमन सिविलाइजेशन की ये एक सबसे बड़ी नाकामी है। वो किसी शायर ने कहा था, जंग खुद मसला है, जंग कब मसलों का हल है। इट्स नॉट अबाउट हु इज फाइटिंग अगेंस्ट, it is about the human species is fighting against its own species. No species in the world, even the omnivorous, don't kill the member of their own species. Coming back to the implication, this escalation has given a sharp blow to the organization, the Hezbollah. Obviously, as the Iranian leader has said, the organization cannot be uh, removed, cannot be make it ineffective. But the truth is, Hassan Nasrullah was a charismatic leadership. There is no other such a charismatic leadership in the organization. Yeah. Events will fold themselves over the period of time, and we will learn how the Hezbollah will retaliate, how it will reorganize itself. But for now, it is the harsh reality that these series of attacks have shattered the organization to its. It can also impact the Hezbollah's influence in the Lebanese politics, despite it is being deeply ingrained. As far as economic implications are concerned, obviously there is already an economic collapse, and this new escalation will further deteriorate this condition. Destruction of the critical infrastructure, it will lead to the further currency devaluation, unemployment and poverty. Already 80% of the population is living below the poverty line. Where there is a war, or there is always the capital flight and the public debt. Lebanese public debt is one of the highest in the world relative to its GDP. So there is a kind of total economic collapse. But world must learn this lesson
that implication will not be limited to the Lebanon only. It will have a far-reaching ramifications on the region and the world at large. It can lead to the proxy war intensification, but having seen the current event, God forbid, it can lead to the any kind of the uh, traditional confrontation between the Iran and Israel. अभी तक तो ये प्रॉक्सी वॉर लड़ रहे हैं, लेकिन गॉड फॉरबिड जिस तरह से इजराइल अटैक कर रहा है और उनकी लीडरशिप को मार रहा है, और उससे पहले ईरानियन प्रेसिडेंट की जो प्लेन क्रैश होने से डेथ हुई है, दैट वाज आल्सो अ मिस्टीरियस काइंड ऑफ डेथ। और एंड ऑब्वियसली ईरानियन देयर देयर आर such theories that Israeli masterminds were behind that. So now world need to see how Iran will react. There is no doubt proxy war तो intensify होगी, but God forbid another kind of war can also start in this region. Full-fledged war between the two nuclear countries. Displacement crisis, refugees, and these refugees will obviously move to the other neighboring countries. They are going to create strain on their resources apart from the uh, other ramifications. Israel Lebanon conflict will further strain the relation between the Arab and the Israeli countries. There can be the greater polarization again between the Muslim nations again, as some of the countries have already given recognition to the Israel, but some of them are fighting against the Israel. So it will become a greater source of tension. And there is the international diplomatic pressure. We need to see how UN, US, and European Union will face this pressure, will try to mediate this conflict, because this regional war is not in interest of anyone. If these proxies result into the kind of direct confrontation, it cannot only impact this region, but overall the supply of energy, oil, and gas will be impacted, and that will lead to the financial crunch down and economic consequences for the whole world. World cannot withstand any such kind of a economic crunch because it has not yet even revived itself from the impacts of the coronavirus 2020, and not so we need to see फर्दर डेवलपमेंट किस तरह से होती हैं, कंट्रीज किस तरह से रिएक्ट करते हैं, और किस तरह से डिप्लोमेसी को यूटिलाइज किया जाता है। इन द एंड जितनी भी वॉर हुई दुनिया में, चाहे वो 100 ईयर वॉर हो, हमेशा जंग का खात्मा टेबल टॉक्स और नेगोशिएशन पे ही होता है। तो the leaders need to learn this thing, that they need to sit on the table and like have to mediate this conflict and to resolve this issue. Thank you for watching.